और हम लोग पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स के तीसरे सेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे अब कि जो वेव्स हैं इन जनरल, किसी एक पॉइंट पे अगर दो वेव आके मिलते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट क्या करेगा। मेरा क्वेश्चन इस सेंस में है कि जैसे ट्रांसवर्स वेव है, कहीं जा रहा है तो किसी पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो उस पॉइंट को डिस्प्लेस कराएगा अपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ठीक। तो आप जानते हैं इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो किसी पॉइंट पर जब दो वेव मिले तब एम्पलीट्यूड का क्या हाल होगा। क्योंकि अच्छा, एम्पलीट्यूड में हम इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्योंकि एम्पलीट्यूड से डिस्प्लेसमेंट तो पता चलेगा ही, नेट क्या होगा, उसका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये समझ में आएगा। क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये जो दो वेव का एक जगह पे मिलना कहलाता है सुपरपोजिशन। आई रिपीट, दो वेव का एक जगह पे मिलना कहलाता है सुपरपोजिशन। और सुपरपोजिशन के वजह से एनर्जी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि कहीं पे इंटेंसिटी ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पे कम मिल रहा है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें मिलने लगती हैं, तो दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। तो आप कहेंगे कि इंटरफेरेंस होने के लिए सुपरपोजिशन होना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सुपरपोजिशन होने से हमेशा आपको इंटरफेरेंस मिले ये जरूरी नहीं है। नहीं है, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए हमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि इंटरफेरेंस हुआ है। हालांकि उसके अंदर सुपरपोजिशन हो सकता है हुआ हो सकता है नहीं भी हुआ हो, ठीक है ना। तो जहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहाँ पे अगर ये दोनों वेव का इंटेंसिटी बराबर था, मान लीजिए कि आई नॉट था, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस वाली का चीज़ें होंगी, तो ये आई नॉट मिलके 2I0 नहीं होंगे, कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरफेरेंस नहीं मिल रहा है तो एवरेज इंटेंसिटी दोनों का यहाँ पे आई नॉट पर जोड़ के वहाँ पे 2I0 मिल रहा होगा। कुछ ऐसा चलेंगे हम लोग। तो चूंकि ये एनर्जी का मिलना, इंटेंसिटी का कम ज़्यादा होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी जो एक बार फिर से अच्छे से साबित कर रही थी कि ये वेव है, ठीक। जो दूसरी दो घटनाएं हैं, क्या डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, वो भी पढ़ रहे होंगे हम लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज सुपरपोजिशन को देखते हैं। तो जो सुपरपोजिशन का मतलब हुआ कि दो वेव का एक जगह पे आके मिलना। तो अगर ये y1 है तो a1, और फिलहाल चलिए दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम लेके चलते हैं, अच्छा रहेगा। पहले सिंपल सुपरपोजिशन को समझे हम लोग। तो a cos ओमेगा t, दूसरा वेव जो आया है ये a cos ओमेगा t, सिमिलर वेव ले लिए दोनों को। तो पता चला कि यहाँ पे जो अब मिलेगा y, ये जो पॉइंट है ये y, ये वेक्टर सम होगा y1 और y2 का। तो यहाँ का जो एम्पलीट्यूड होगा ये दोनों का वेक्टर सम होने जा रहा है, y = y1 + y2। इस फिगर में देखिए कि ये y1 है, ये y2 है, तो जहाँ पे ये देखिए जुड़ के दोनों y हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना, ठीक। कहीं और कुछ और आया y, कुछ और आया y, नेट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम फेज में है तो जरा इस फिगर पे गौर कीजिए क्या हो रहा है। दोनों सेम फेज में कहने का मतलब सबका साइकिल सेम है। जब एक अपने एक्सट्रीम पे है तो दूसरा भी एक्सट्रीम पे है, तो जोड़ के यहाँ आ जा रहा है। एक मीन पे है तो सब के सब मीन पे है, तो रिजल्टेंट भी 0 हो गया। तो ये फिगर जो है इसमें y1 एंड y2 आर
इन फेज, इन फेज। और इसलिए देखिए यहाँ पे ओमेगा टी मैंने यहाँ भी लिया, ओमेगा टी यहाँ भी लिया, दोनों जगह कॉस है तो कॉस ही रखा, ये दोनों इन फेज में है। बस एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता था, y1 y2 लिखा हुआ है तो मैंने एम्पलीट्यूड भी सेम ले लिया थोड़ी देर के लिए कि चलो सबसे सिंपल ये कि दो सिमिलर वेव आके मिले हैं तो क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इस कलर में दिख रहा है ना सही से, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन को सुपर इम्पोजिशन भी कह सकते हैं, दोनों का वेव का एक दूसरे के ऊपर चढ़ना। तो सुपरपोजिशन इज वेक्टर सम, ये बात आपको बोलना पड़ेगा, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स। और जैसे ही कहा गया वेक्टर सम्स, तो इसका मतलब हो गया कि अब वेक्टर को जोड़ने के लिए एंगल चाहिए, एंगल चाहिए, ठीक है ना। तो जो एंगल होगा ये इक्वल होगा फेज डिफरेंस के, किसके बीच, तो वही दोनों जो मिला है, जो दोनों मिला है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने लिया दोनों वेव, तो उनको जोड़ा जाए तो आप कहेंगे y बराबर, ठीक है ना, ए, दोनों में एम्पलीट्यूड सेम लिए थे, कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी, मतलब 2a कॉस ओमेगा टी। तो अगर फेज डिफरेंस 0 था तो ये सीधे ऐसे जुड़ गया जैसे कि स्केलर जुड़ता है, क्या, तो डबल एम्पलीट्यूड हो गया, ए मिलके 2a हो गया, तो ये रहा रिजल्टेंट, ठीक है ना। एनीवेज आपको वेक्टर जो पढ़ते हैं शुरुआती फिजिक्स में आप, तो आप कहते हैं सर हम ये लिखना पसंद करते हैं कि अगर दो वेक्टर a1 a2 है तो रिजल्टेंट जो a होगा ये a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। यहाँ फाई क्या है, फेज डिफरेंस। तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, सेम फेज में थे, तो सेम फेज में तो कॉस, ये जो फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 था अगर, तो कॉस 0 1 होगा, तो ये सिंपल यहाँ पे फाई 0 था, तो इसलिए a बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 रूट अंडर, तो रूट को इधर लाइए तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो इसलिए a1 प्लस a2 का ये होल स्क्वायर है, दोनों तरफ का स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट कर दीजिए, तो इसलिए जो रिजल्टेंट है वो a1 प्लस a2 हो जाएगा। तो दोनों एम्पलीट्यूड सीधे जुड़ गया, यहाँ दोनों का a था तो रिजल्टेंट 2a हो गया। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने अभी जो a लिखा ये रिजल्टेंट लिखा है, ए रिजल्टेंट दोनों को जोड़ दिया गया सीधा। तो वेक्टर सम करना आप लोग जानते हैं अच्छे से। और अगर यहीं पे आपको कहते चले तो बहुत सिंपल कि अगर फाई का वैल्यू 180 हो, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, तो एक कहेगा इधर तो दूसरा कहेगा उधर, और दोनों अगर सेम अमाउंट में इधर उधर कर रहा है तो नेट हो जाएगा 0। तो आप दिख रहा है कि उस समय जो है क्या होने जा रहा है, तो उस समय ये cos 180 माइनस 1 होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। मतलब
वेक्टर को 0 डिग्री पे आप जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ते हैं जैसे कोई स्केलर जुड़ता है, और वेक्टर को अगर 180 डिग्री पे आप जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ते हैं कि असल में दोनों को घटा देते हैं, जैसे कोई स्केलर को घटाया जाता है। ठीक, तो ये बात तो पुरानी है। तो अगर ये था तो कहेंगे आप कि इस समय जो रिजल्टेंट होगा ये A1 माइनस A2 हो जाएगा। अगर दोनों बराबर है, यहीं पे जोर दे के बात होते रहे कि अगर दोनों बराबर है, जैसे कि यहां था और फेज डिफरेंस 180 का हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड खत्म, तो उस जगह पे वेव का इंटेंसिटी 0 होने जा रहा है। ठीक, वो एक नोड जैसा बिहेव करेगा, नोड जैसा, जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होगा। ठीक है ना। ये रहा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। तो आप कहेंगे कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा और कोई एंगल होगा तो क्या, तो उस समय का आप निकालेंगे एम्पलीट्यूड। जब एक बार आपको बता दिया गया कि जो फेज डिफरेंस है वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, तो वेक्टर वाली वो सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं दो वेक्टर है, एक ए एक बी, ठीक है, इनके बीच का एंगल फाई है, तो इनका रिजल्टेंट निकालिए, तो आप कुछ बीच में निकालते हैं। ठीक है ना, निकालते हैं ना पैरेललोग्राम मेथड से। तो वो सारी चीजें यहां कर सकते हैं आप, सारी चीजें कर सकते हैं। ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये क्या कहते हैं बी साइन फाई हो जाएगा, तो ये बी साइन फाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल अगर आप अल्फा देते हैं तो ये सब पढ़ते हैं ना आपके, टैन अल्फा जो होगा ये बी बाई ए प्लस बी साइन फाई हो जाएगा, वहाँ थीटा बोलते थे, वॉट। ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें आप कभी भी वेक्टर वाली सारी चीजें आप करिए, कोई नहीं रुक रखा है। ठीक है ना। तो ये था सुपरपोजिशन की बातें, मैंने थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ा दिया। हालांकि ये एक्चुअल में 11th क्लास में आप वेव में पढ़ना है, वहां मुख्य रूप से आना है आपको, लेकिन इसको ठीक से समझे बिना वेव ऑप्टिक्स में मजा नहीं आता है, तो इसलिए मैंने कवर की। ठीक है ना। दूसरी बात ये कि अब आपके मन में आ रहा होगा कि चलिए थोड़ा सा इक्वेशन में कोई फेज डिफरेंस लेके देख ले। तो एक तो आप देख लिए कि y2 जो है cos ओमेगा टी ले तब, ठीक है ना, अगर a cos ओमेगा टी प्लस 2 पाई लिख दे तब क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। अरे एक साइकिल पूरा करके फिर वहीं पहुंच गया, तो ये cos ओमेगा टी ये बराबर ही है, 2 पाई की जगह 4 पाई लिख दे तो बराबर ही है। तो 0 होता तब, 2 पाई होता तब, 4 पाई 6 पाई सब इसी के बराबर होता, तो उस समय दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 होता, 0 होता, और ये ऐसे जुड़ जाता जैसे सीधे स्केलर जुड़ जाता है। ठीक है ना। अब थोड़ी सी ये बात भी देख ले कि नहीं कुछ और होता 180 और इसके अलावा, तो तब क्या होता जरा तब देखिए। तो अगर आप लिखें कि y1 जो है ये a cos ओमेगा टी है, और y2 जो है ये a cos ओमेगा टी प्लस फाई है। ठीक है। अब आप लिखिएगा y1 y2 दोनों को जोड़िए, तो a कॉमन ले ले, cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है ना। कुछ दिख रहा होगा आपको, ये cos a प्लस cos b है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है कि cos a प्लस cos b जो है ये 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 होता है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी चलेगा, चलेगा। ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो इंटेंसिटी का रहेगा। हाँ, जैसे ही थोड़े से आप मैच्योर होते हैं तब ये सब भी आपको याद रहने लगता है कि चलो ऐसा कुछ आ रहा था, तो काम और आसान होने लगता है। ठीक, तो यहाँ पे 2a cos, उससे जब निकालते हैं आप तो 5/2
कॉस ओमेगा टी प्लस 5/2 ये आ रहा होता है। तो ये जनरल इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया सुपरपोजिशन के बाद, जहां पे कुछ फेज डिफरेंस है 0 और 180 के अलावा फेज डिफरेंस है। तो ऐसा आया, ऐसा आया। अब इस इक्वेशन पे थोड़ा गौर कीजिए, गौर कीजिए। मैं आपसे पूछूं कि ये जो रिजल्टेंट वेव है, दोनों वेव का रिजल्टेंट भी वेव ही हो रहा है, इसमें तो कोनो शक नहीं है। ये जो रिजल्टेंट वेव है, अब इसका एम्पलीट्यूड बताइए, तो क्या आप 2a कह देंगे? आहा, जो चीजें शुरू में कांस्टेंट आएगी वो एम्पलीट्यूड होगा। तो फाई गिवन होगा कि दोनों के बीच कितना है, तो 5/2 फिक्स होगा, तो cos 5/2 भी फिक्स होगा। तो जो फिक्स होगा ये एम्पलीट्यूड होगा, ये एम्पलीट्यूड होगा। और उसके बाद टाइम के साथ वेरी कर रहा है जो ये फेज है, और उसका फेज से हर बार cos निकलेगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये रहा एम्पलीट्यूड, ये खास बात है, ये एम्पलीट्यूड है। पूछा जा सकता है आपसे जनरल में भी कि भाई किस एम्पलीट्यूड से ये दोनों वेव मिलने के बाद वाइब्रेट करेंगे, 2a cos 5/2, ठीक है ना। इंटेंसिटी की बात यहीं पे थोड़ा कर दे, क्योंकि यहीं पे एम्पलीट्यूड आया हुआ है फेज डिफरेंस वाला, तो अच्छी बात होगी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोनों वेव का इंटेंसिटी अगर शुरू में हम I0 ले ले तो वो प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अब जो नया वाला आया I' ये प्रोपोर्शनल होगा 2a cos 5/2 के स्क्वायर का। डिवाइड कर देंगे दोनों को, ठीक है ना। a से a कट्टा हुआ दिख रहा होगा आपको। I0 बाई I' इज इक्वल टू 1/4 cos स्क्वायर 5/2, ठीक जा रहे हैं? ओके। तो इसलिए I' इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये दोनों जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है ये ध्यान रखें, क्योंकि बार बार आपको डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर कोई फेज डिफरेंस है तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, और पहले वाला इंटेंसिटी अगर I0 है तो नया वाला इंटेंसिटी कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये बातें थी, सुपरपोजिशन के वजह से हुआ सब चीज़। इंटेंसिटी की बातें तो अभी बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ही तो कर रहे होते हैं आप दिन रात, जो कि अब आ गया। तो अब देखिए, किसी पॉइंट पे आपने कहा कि इंटेंसिटी होगा I0 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये पीछे जो पढ़े हैं वो तो देख लीजिए। आप यहाँ पे लिख के देख सकते हैं कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। 0 डिग्री पे देखिए तो cos 0 1 कंस्ट्रक्टिव मेरे मुंह से निकला, वो 0 डिग्री पे जोड़ने को कहते हैं, थोड़ी देर में आ रहा है उस पर। तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो तब मिलेगा जब ये 0 डिग्री पे होगा। तो मैक्सिमम मिला था ना, दोनों जुड़ गया था, A1 A2 सीधे जुड़ रहा था, ठीक है ना। और मिनिमम कब मिल रहा था? 180/2 90 cos 90 0, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोनों में मिलके, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस जो किसी पॉइंट पे मिल रहा है, इंटेंसिटी जो किसी पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है ना, वो ऐसा है, कुछ ऐसा है। ये इंटेंसिटी फिक्स होगा, एकदम ध्यान दीजिएगा आज के लेक्चर में, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का मतलब क्रक्स आ रहा है आज सब। ये इंटेंसिटी फिक्स होगा अगर फाई फिक्स रहे तो, फेज डिफरेंस फिक्स रहे तो। इस पॉइंट पे जहां दोनों मिले थे, यहाँ की इंटेंसिटी फिक्स होगी तब जब ये फाई फिक्स होगा। तो मतलब दोनों के बीच फेज डिफरेंस जो है सो है, वो रखना होगा तब। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ज़्यादातर लाइट सोर्सेस है, ये सारे जो लाइट सोर्सेस मेरे आसपास है, आपके आसपास है,
ठीक है, यहाँ तक के कि नाम सेम दे के बोल दे, 2 सोडियम लैंप जल रहे हैं, दोनों से जो लाइट आ रहा है उनके बीच का फेज डिफरेंस फिक्स होगा कि चेंज होता रहेगा, सब चेंज होता रहेगा। जैसे ही 2 सोर्स हो गया वो चेंज हो रहा है, फेज डिफरेंस फिक्स नहीं रहेगा। मतलब कुछ लाइट के रे अभी निकले हैं, उनके बीच का डिफरेंस 5 है, तो किसी का 5/4 हो जा रहा है, वो वहीं पे चेंज होते जा रहा है फटाफट। क्यों? क्योंकि नेचर में ये रैंडमनेस खुद पाया जाता है कि वो ठीक जिस तरह से वाइब्रेट किया था, एक फोटोन निकाला था, तो अगला भी फोटोन वैसे ही निकाले, ये जरूरी नहीं है। वो थोड़ी देर बाद कर सकता है, थोड़ा जल्दी कर सकता है, ठीक है ना। वाइब्रेशन का मोड चेंज हो सकता है, या कोई भी लाइट सोर्स, जैसे कि अगर कोई ट्यूबुलर सोर्स है या कोई बल्ब है, तो उस बल्ब के अंदर फोटोन एक जगह से नहीं कई जगह से निकल रहा है, तो सब अपने अपने हिसाब से निकल रहा है, तो उनका तो लेना देना 10⁻⁻10 सेकंड के रेंज में जा रहा है, तो फेज रैंडम हो जा रहा है, कांस्टेंट नहीं रह रहा है। ठीक, ऐसा फेज जो ऐसे सोर्स जहाँ पे लाइट के जो भी रे है सब अलग थलग फेज में आते रहे, कोई फिक्स फेज में नहीं आ रहा हो, ऐसे को कहेंगे इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट, ठीक है ना, इनकोहेरेंट। थोड़ी देर में बात करने वाले हैं कि अगर फिक्स्ड फेज डिफरेंस में रहेंगे जो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, तब इन हटा देंगे तो बच जाएगा क्या, कोहेरेंट। कोहेरेंट तो अगर ये फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, इफ phi is changing with time, there will be average intensity, there will be average intensity, और cos का एवरेज क्या होता है, ये एवरेज्ड आउट हो जाएगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, सिर्फ cos होता तो डार्क बनता, cos स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, इंटेंसिटी खत्म हो जाता तो डार्क हो जाता, मैं ये कह रहा था, लेकिन cos स्क्वायर है तो जरा बताइए, तब इसका एवरेज होगा यहाँ का इंटेंसिटी, तो देयर विल बी एवरेज इंटेंसिटी। ठीक, और वो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि साइन थीटा, अरे थीटा मतलब यहाँ ओमेगा टी, ठीक है ना, कॉस थीटा का एवरेज जो है ये 0 होता है, लेकिन वही साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज लेते हैं तो ये हाफ होता है, हाफ होता है, ठीक है ना, इसका एवरेज हाफ हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो आई एवरेज हो जाएगा दोनों के मिलने से ये 4I0 1/2 हो जाएगा, मतलब 2I0 हो जाएगा। तो आप कहेंगे अच्छा, तो ये तो ऐसे हो गया जैसे कि दोनों वेव आए हैं और आपस में कोई बात नहीं किए हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं किए हैं, तो इंटरफेरेंस का जो मामला है वो वहाँ पे नाम नहीं लेंगे। कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। हालांकि सुपरपोजिशन हो रहा है, हो रहा है, तो उसके एवरेज होने के वजह से जो I0 था एक का, दूसरे का भी I0 था, तो दोनों सीधे जुड़ गया, 2I0 हो गया। ये देखिए, ये देखिए, तो एवरेज आउट का ये मामला बनेगा, ठीक है ना। अब आइए कि अगर ये फिक्स हो तब, टाइम के साथ ये वैरी ना करे तब, ना करे तब क्या होगा, तब क्या होगा कि इस जगह पे अब ये है फिक्स, ये है फिक्स, और जगह भी आप कर दिए फिक्स, फेज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। तो वेव के अंदर kx माइनस ओमेगा टी दोनों मिलके फेज डिसाइड करते हैं, मैं वही बात कह रहा हूं। तो ये टाइम के साथ वेरी कर नहीं रहा है, आपने पहले ही कह दिया, और जगह आपने फिक्स कर दिया तो x फिक्स कर दिया, तो ये पूरा फेज जो है kx माइनस ओमेगा टी ये सेम रहने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये अब इस जगह पे
जो मिल रहा था वही मिलेगा। ठीक, अगर आपने उसको फिक्स कर दिया तो यहां पे 4I0 मिला था तो 4I0 मिलेगा, आगे जाके 2I0 मिला था। आप जान रहे हैं ना कि ये एंगल के आगे जाएंगे तो आप पाथ डिफरेंस लाएंगे, और आज ही पढ़ाए हैं पाथ डिफरेंस जब लाएंगे तो उसके वजह से फेज डिफरेंस आएगा। वो पहले पढ़ा चुके हैं, पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस। तो 5/2π, तो अगर पाथ डिफरेंस आया है तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस आ जाएगा तो फेज डिफरेंस के हिसाब से फिर वो जुड़ेगा घटेगा। क्या? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के जुड़ने और घटने से इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। इस घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है ना? तो तब क्या होगा कि कहीं पर एक जगह ये मिला, ठीक है, फाई तो फिक्स है तो ये पूरा I0 मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपने पाथ चेंज कर दिया अब कहीं और, तो जो सोर्स था वो कोई फेज डिफरेंस नहीं देगा, वो तो जो दे के भेजा था वही था। लेकिन अब पाथ चेंज के वजह से फेज डिफरेंस आने लगेगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, बहुत खूबसूरत बात है। अब देखिए क्या होगा कि अगर ये कोई पट्टी है तो एक जगह पे खूब जम के इंटेंसिटी मिला, मान लिए 4I0, मैक्सिमम वही होने जा रहा है, आप जानते हैं 4I0। अगर दोनों बराबर है तो मैक्सिमम 4I0 होगा। ठीक है ना? ये बात। तो कहीं पे उससे थोड़ा कम मिलेगा, कम मिलेगा, आप कहीं पे मिलवे नहीं करेगा, फिर मिलना शुरू होगा, फिर बहुत ज्यादा मिलेगा, और फिर कम मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर थोड़ा मिलना शुरू होगा, फिर बहुत ज्यादा होगा। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि अब टाइम के साथ फेज डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए जगह तो अगर आपने फिक्स कर दिया है तो वहां का इंटेंसिटी फिक्स हो जाएगा। अब जगह बदलेंगे तब इंटेंसिटी बदलेगा, क्योंकि जगह बदलने की वजह से भी फेज डिफरेंस आएगा, क्योंकि वेव का फेज दोनों मिलकर डिसाइड करता है टाइम और जगह, टाइम और जगह। तभी तो आप लिखते हैं kx माइनस ओमेगा टी या kx प्लस ओमेगा टी, वो तो प्लस माइनस आप डायरेक्शन ऑफ वेव के प्रोपगेशन के हिसाब से देते हैं। क्लियर है? तो ये जो चीज अब मिलने जा रहा है ये कहलाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न तब मिल रहा है जब आप जो शुरुआती फेज है वो फिक्स कर दे रहे हैं, सोर्स ने कोई चेंज नहीं लाया, सोर्स सबके बीच फेज डिफरेंस जो है सो है, फिक्स है। या तो सेम फेज में हो, अरे सेम फेज में होगा तो फेज डिफरेंस 0 होगा, ठीक है, तो 0 ही रहे हमेशा। अगर कि 180 है तो 180 ही रहे फेज हमेशा, फेज सोर्स ना चेंज करे। तो किसी पॉइंट पे जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलना था वो हमेशा मैक्सिमम मिलेगा, जहां पे मिनिमम मिलना था वहां पे मिनिमम मिलेगा, और जहां पे बीच में थोड़ा सा इंटेंसिटी मिलना था वहां पे थोड़ा सा इंटेंसिटी मिलता रहेगा। तो इस तरह से हमें एक पैटर्न मिल रहा होगा। और अगर ये नहीं हो रहा था, 5 भी टाइम के साथ चेंज हो रहा था, तो सब जगह एक बराबर ही मिल रहा था इंटेंसिटी, कहीं पे बहुत ज्यादा कहीं पे कम वाला, ऐसा कोई कहानी नहीं था। एवरेज आउट हो जा रहा था, सब एवरेज आउट हो जा रहा था। क्लियर? तो अब इसका मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न हमें पाने के लिए सोर्स को कैसा होना होगा? तो सोर्स को एक तो ये कि फिक्स्ड एनर्जी का फोटोन्स रिलीज करना होगा, ठीक है ना, मतलब उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना होगा। अरे ओमेगा ही बदल जाएगा तब तो वो ऐसा ही बात नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिए तो ऐसे ही बात नहीं करेगा, तब तो सुपरपोजिशन नहीं होगा, तो आगे का कहानी ही नहीं होगा। ठीक है? अब आइए, सुपरपोजिशन जब हो रहा है तब क्या कह रहे थे हम कि इंटेंसिटी एवरेज जब हो जा रहा था तो उसकी बात हो गई। फाई जो है, अगर आपने जो रखा 0 तो 0, 2π तो 2π, पाई तो पाई, जो रखना है फिक्स कर दिए आप, तो किसी पॉइंट पे टाइम के साथ कोई इंटेंसिटी में चेंज नहीं आएगा। क्लियर? लेकिन पाथ में चेंज की जगह तो आएगा, तब इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, वरना वो एवरेज हो जाता। क्लियर? तो इंटरफेरेंस पैटर्न पाने के लिए जो सोर्स है, अब उसके कैरेक्टर पे हम आ रहे हैं। पहला ये कि ओमेगा फिक्स होना होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स होना होगा, मतलब वेवलेंथ फिक्स होना होगा। अरे जो बोले सब चलेगा। ओमेगा 2π न्यू है, अरे 2π तो ऐसे ही नंबर है,
मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी फिक्स होना होगा, और जैसे ही न्यू फिक्स हो गया तो आप कहेंगे सी बराबर न्यू लेमडा। सी तो पहले ही से फिक्स है, न्यू को आपने फिक्स कर दिया तो लेमडा को भी फिक्स होना होगा। अच्छा, इसका मतलब जो सोर्स है उसको मोनोक्रोमैटिक होना होगा। अरे क्रोमा माने कलर, सिंगल कलर का। अरे अच्छा, ये भी सुन लीजिए, हर कलर आपको दिखाई देगी जरूरी नहीं है। क्या मोनोक्रोमैटिक सोर्स एक्सरे का नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है जी? ठीक, लेकिन आप मोनोक्रोमैटिक वर्ड वहां भी यूज करते हैं कि फिक्स्ड कोई एक वेवलेंथ है, ठीक है ना, मतलब एक फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक ओमेगा है उसका जो है, सो उसको क्या कहते हैं? मोनोक्रोमैटिक। तो पहला कैरेक्टर वो आना होगा, और दूसरा ये आना होगा कि उनके बीच का, ऐसे दो सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्स कहने जा रहे हैं जो इंटरफेरेंस पैटर्न देंगे। तो पहला मोनोक्रोमैटिक होगा, दूसरा उनके बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना होगा। कोई कह देगा फेज डिफरेंस नहीं होना होगा, कोई बोल दे थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या सही है कि नहीं? तो आधा सही है, क्योंकि फेज डिफरेंस हो सकता है लेकिन जो है वही रहना होगा ऑलवेज, वो चेंज नहीं होना होगा समय के साथ। ठीक, ऐसे सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स का ये दो कैरेक्टर तो आपको हमेशा बोल देना है, तीसरा भी बोल दीजिएगा तो वो भी चिपका के चल सकता है। कैसे? एम्पलीट्यूड भी आसपास होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वेव्स बात करते हैं और कुछ इंटरफेरेंस पे पैटर्न का मतलब निकलता है, तभी हमें दिखाई देता है। वो क्यों? आसपास होने से नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है, आने वाले हैं हम लोग उस पर। आइए, अब आपने देखा कि अगर 0 डिग्री है, फाई 0 डिग्री है तब 2 पाई रेडियन, मतलब 360 डिग्री है तब, तो 0 2 पाई। अब जब रेडियन में लिख रहे हैं तो डिग्री मत लिखिए, इसको 0 खाली लिखिए। ओके, 2 पाई 4 पाई कहाँ तक? आपके घर तक। तो इस समय जो ये ए होगा ये सीधे A1 प्लस A2 हो जाएगा। क्या किसी वेक्टर का इस तरह से जोड़ना ये मैक्सिमम वैल्यू है? हाँ, तो ये ए मैक्स है। चूंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, तो यहां पर इंटेंसिटी अगर 0 डिग्री पे मामला है तो ये ए मैक्स का स्क्वायर होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये आई मैक्स होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। हाँ, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। तो इसको प्यार से कह देते हैं मैक्सिमा। किसकी माँ? मैक्सिमा। मैक्सिमा। इस इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये इंग्लिश का वर्ड है जो आपके जनरल लाइफ में भी चलता है। दो लोग मिलकर अगर कुछ काम दोनों की मिल जाने से ऐसे उनका एफिशिएंसी बढ़ गया तो आप कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, मिल गया और काम बिगाड़ दे रहा है तो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो वो नाम यहाँ भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए फेज डिफरेंस 0 है, सब साथ साथ मैक्सिमा पे जा रहा है, ये एक्सट्रीम पे जा रहा है, साथ साथ मीन पे रह रहा है, तो सब कुछ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है दोनों वेव में, तो रिजल्टेंट वेव कुछ इस प्रकार मिल रहा होगा, और वहां पर का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा जहां पर ए मैक्स मिल रहा होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप कहेंगे पहला फेज डिफरेंस 0 डिग्री या 2 पाई 4 पाई रेडियन जो है 360 डिग्री 720 डिग्री लाइकवाइज ये होना होगा, ठीक। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमा, क्लियर। तो ये दो बातें करेंगे आप। तो ये बात को थोड़ा सा और यहाँ पे एलोबरेट करके लिखिए, क्योंकि ये बार बार आप यूज कर रहे होंगे क्वेश्चन बनाने में, कि ये ए का स्क्वायर है मतलब A1 प्लस A2 का स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा ये क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक। यहाँ पे कुछ एंगल उंगल से मतलब रहा नहीं, मैक्सिमम है तो सीधे जुड़ जा रहा है, बात खत्म। आगे cos 0 या cos 2 पाई सब 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, ये बात। अच्छा, यहीं पे ये बात आपको सिखाते चले कि जोड़ घटाव जो आप कर रहे हैं वो एम्पलीट्यूड का कर रहे हैं,
और पहले जोड़ घटाव करके देख ले रहे हैं, तब आप इंटेंसिटी पे आ रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है, इसको आप आदत बना लीजिए और एक लाइन लिख लीजिए अपनी भाषा में कि इंटरफेरेंस जब होता है तो इंटेंसिटी नहीं जुड़ता है, एम्पलीट्यूड जुड़ता है। इंटेंसिटी नहीं जुड़ता है, एम्पलीट्यूड जुड़ता है। ये बात को एकदम मतलब नोट कर लीजिए, जहां जहां नोट करना है पत्थरों पर लिख डालिए, क्योंकि ये बात आप समझ जाएंगे तो कई फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, आप कुछ कर और के सब आ जाएंगे, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एम्पलीट्यूड को पहले फरियाएंगे, जैसे फरियाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे, इंटेंसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके वो प्रोपोर्शनल रहेगा, और अक्सर आपसे प्रोपोर्शनलिटी, रेशियो यही सब पूछ रहा होगा, यही सब पूछ रहा होगा, ठीक है ना। पहले का कुछ इंटेंसिटी देके बाद वाला पूछ रहा होगा, यही सब करना होगा, ठीक। तो ये काम एकदम रेगुलर आपका चल रहा होगा, इसलिए एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई लाइकवाइज रहेगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है ना। अब ये बताइए कि मैं बार बार फेज डिफरेंस लिख के निकल जा रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए इसी के बगल में जो मैंने पढ़ा दिया आपको कि अगर पाथ डिफरेंस बोले उसकी भाषा में बात कीजिए, तब कुछ नहीं, पाथ डिफरेंस या तो 0 होगा या क्या लैम्डा होगा। अरे ये अगला चक्कर, ये अगला चक्कर, तो एक चक्कर में पाथ कितना लैम्डा, 2 चक्कर में कितना पाथ, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा आपके घर तक, घर तक। ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगला ही टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें जो फेज डिफरेंस लाने वाले हैं वो फेज डिफरेंस पाथ में डिफरेंस लाके ले आएंगे, ठीक है। क्योंकि फेज तो पहले से कांस्टेंट है, तो अब पाथ में डिफरेंस लाएंगे और फटाफट करते जाएंगे। और थोड़ी देर पहले जो यहां देख रहे थे, अब फिर लौटिए यहां कि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिला है, किसी जगह पे खड़े हो गए तो फिक्स इंटेंसिटी मिल रहा था, क्योंकि पहले से जो टाइम वाला फेज था वो चेंज नहीं हो रहा था, टाइम के साथ फेज में कोई चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन आपने पाथ चेंज कर दिया तो फेज चेंज हो गया ना, यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी मिल गया, मैक्सिमम मिल गया, बीच वाला मिल गया। तो ये जो फेज में आप चेंज ला रहे हैं, क्योंकि आप एम्पलीट्यूड को जोड़ते हैं वेक्टर के हिसाब से, वेक्टर जोड़ने के लिए एंगल चाहिए, एंगल कौन सा होता है, फेज होता है। तो फेज जो ला रहे हैं आप, वो किससे ला रहे हैं आप, यहाँ पे पाथ में चेंज करके ला रहे हैं। एकदम मतलब क्लियर एकदम हो जाना चाहिए अब आपको, इतना तरह से फरिया के आपको हम बता दिए, ठीक है ना। तो ये बात था, ये बात। चलिए, हाँ, तो जब कंस्ट्रक्टिव नाम दे दिए सबसे ज्यादा वाले को, तो एगो सबसे कम वाले को ही नाम देना होगा, सबसे कम वाले का भी नाम देना होगा। अच्छा, A1 A2 अगर बराबर होगा तो ये भी साथ साथ देखते चलिएगा। ऐसे ही A1 A2 बराबर है, मान लीजिए कि वो A था, पहले से दोनों A था, तो जुड़ के 2A हो गया, जुड़ के 2A हो गया, ठीक है ना। तो इफ A1 बराबर A2 और इसको हम A0 ले ले, तो बेसिकली जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये 2A0 हो गया, ठीक है ना। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये 4I0 हो जाएगा, क्योंकि वो इसके स्क्वायर से वेरी करता है। तो ये सब देखते चले साथ। तो अब एक और स्पेशल केस है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ये स्पेशल केस ही है, तो है क्या इंटरफेरेंस बाकी एंगल पे नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन ये दोनों स्पेशल केस है। तो एक का नाम मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले को मैक्सिमा दे रहे हैं, मिनिमम इंटेंसिटी वाले को मिनिमा दे रहे हैं। हो तो रहा है सभी एंगल पे, ठीक है ना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या कहते हैं, 0 होता, तो 0 2 पाई और वो था, तब बीच वाला 180 डिग्री बोले ना, तो चलिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, लाइकवाइज, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से चीजें चल रही हैं। अब यहीं पे इस बार अब पाथ डिफरेंस लिखते चले। बोलिए, पाई किसके इक्विवेलेंट है? आधा चक्कर के। आधा चक्कर में कितना आगे बढ़ता है? λ/2, तो 3 λ/2, तो 5 λ/2, लाइकवाइज।
लाइकवाइज। ठीक, यहाँ पे आप बोले थे कि दोनों को सीधे जोड़ दे रहे हैं तो ए मैक्स मिल रहा है, तो यहाँ पे कह देंगे सीधे घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे कहेंगे कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ये A1 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक, 180 डिग्री पे जोड़ के आप देखेंगे सिंपल वेक्टर वाला, तो ये ऐसे जुड़ता है जैसे सीधे घट जाता है कोई स्केलर क्वांटिटी। तो क्या ये मिनिमम ए होगा? हाँ, ये मिनिमम ए होगा, मिनिमम ए होगा। तो आप कहेंगे इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो यहाँ एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो क्या एक बार फिर से ये मिनिमम इंटेंसिटी होगा? हाँ, तो इसको आई मिनिमा कह देंगे। ठीक है ना, तो आई मिनिमम को प्यार से कह देंगे मिनिमा, मिनिमा। तो एक मैक्सिमा, एक मिनिमा, मिनिमा। ठीक है ना, और इंटेंसिटी इसलिए आपको आई मिन बराबर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर दिख रहा था। ठीक, लास्ट केस क्या ले ले कि अगर दोनों बराबर है तब क्या होगा, तब क्या होगा? ठीक, तो इफ A1 बराबर A2 बराबर अगर A0 ले लिए तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो A0 माइनस A0 बराबर 0 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड 0 तो इंटेंसिटी भी 0, 0। अरे जिस जगह पे कोई रोशनी नहीं, कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगा। तो जब दोनों एम्पलीट्यूड बराबर होंगे तब इंटेंसिटी 0 भी मिलने जा रहा है, 0 भी मिलने जा रहा है। और ये वाला कंडीशन छोड़ के बाकी सब जगह कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप दोनों में से घटाएंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, आप कहेंगे सर माइनस होने से आएगा, नहीं, ये स्क्वायर कर देना है, फिर माइनस करने से क्या मतलब है? इंटेंसिटी में तो स्क्वायर करने जा रहे हैं आप। ठीक है ना, तो आप जो भी अब एम्पलीट्यूड लेंगे दोनों का सेम अगर नहीं लेंगे तो कभी भी 0 इंटेंसिटी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमा मिनिमा का मामला ये। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, ये हम लोग पढ़ लिए, पहले ही पढ़ लिए। ठीक, साथ साथ हम लोग एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी को शुरू से ही साथ में ले चल रहे हैं, तो पहले ही पढ़ लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और एम्पलीट्यूड तो सबसे पहले ही पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एक बार फिर से सब देख चुके हम लोग, अच्छे से देख लिए। हाँ, अब ये देखिए, अब इंटरफेरेंस की जब बात हो गई, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दे, कहीं चूंकि आप लोगों को मन करता है फॉर्मूला याद करने का बहुत, मैंने ये बोला है जो याद रखिएगा आप, इंटेंसिटी नहीं जुड़ता है, एम्पलीट्यूड जुड़ता है। आप हमेशा एम्पलीट्यूड को ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसको जोड़ देंगे, और जोड़ के तब इंटेंसिटी देखिएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल जानना जरूरी नहीं है आपको, लेकिन आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, तो यो सब बुक में है तो हम भी दे दे। क्या भाई? तो जो इंटेंसिटी होता है ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो I1 जो है ये KA1 स्क्वायर हो जाएगा, KA1 स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से जो I2 है ये KA2 स्क्वायर हो जाएगा, KA2 स्क्वायर हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये एम्पलीट्यूड दोनों जुड़ता है, तो KA1 प्लस A2। ठीक, अब बताइए कि हम मैक्सिमा मिनिमा सीधे नहीं जनरल जोड़ना चाहते हैं, तो जनरल जोड़ना चाहते हैं तो एम्पलीट्यूड का सीधे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या करना है? KA स्क्वायर, KA स्क्वायर। ठीक है ना, व्हाइट वाला ही रहने देते हैं, बहुत देर से व्हाइट में नहीं लिखे हैं। तो A को आप क्या लिखेंगे? किसी एंगल पे उनको जोड़ा जा रहा है, फेज डिफरेंस पे जोड़ा जा रहा है, तो आप कहेंगे कि KA1 स्क्वायर, A का स्क्वायर देखे पहले निकाल चुके सब, A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। दिख रहा है? दिख रहा है। तो अब जब आप इसको आप दोनों को कंबाइन करें
तब आपको पता चलेगा कि ये जो I है ये कुछ नहीं, ये I1 प्लस I2 प्लस √2 I1 I2 cos phi। तो इंटेंसिटी वाला भी ये फॉर्मूला आ गया। जो मैक्सिमा है ये सब इसी से आ रहा है। तो I मैक्स जो है ये क्या कहते हैं, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब मैक्सिमा करेंगे तो आप जान रहे हैं cos 0 1 हो जाएगा, तो ये बाकी को फरिया देंगे तो ये आ जाएगा। और I जो मिनिमा होगा ये √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। ध्यान रखिए यहाँ पे ये चूंकि ये स्क्वायर करना है अल्टीमेटली, तो आपको बड़े वाले में से छोटे वाले घटाना है। चाहे आप कहीं पर बात कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, आप बड़े वाले में से छोटे वाले से घटाइए, काम खत्म कीजिए, काम खत्म कीजिए। और एम्पलीट्यूड भी आपको जानना है। तो एम्पलीट्यूड क्या कोई डायरेक्शन होता है क्या, कोई वेक्टर क्वांटिटी है क्या? नहीं। तो आप बड़े वाले में से छोटे वाले घटाना है, ठीक। जोड़ना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब घटाने की बात आएगी तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, काम खत्म, काम खत्म। उसमें कभी भी माइनस लाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का आंसर आप माइनस में नहीं कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड स्केलर क्वांटिटी है वो। तो सीधे बड़ा वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो ये रहा I मैक्स I मिन। कई बार एग्जाम में जम के आपसे इन दोनों का रेशियो पूछ रहा होता है, I मैक्स बाई I मिन। तो आप जानते हैं कि ऊपर में लिख दीजिए I1 प्लस I2 का रूट, और नीचे में लिख दीजिए I1 माइनस I2 का रूट और स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं कह तो रहा हूं कि इसमें नहीं उलझना है। वरना मैंने देखा है किताबों में, गाइड बुक में, बाप रे बाप, जो 2 लाइन में बन सकता है उसको पूरा पेज में बनाए हुए हैं। क्या करना है ये, ठीक। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? क्योंकि वो ये पूरा जबरदस्ती इस फॉर्मूला से घुसना चाह रहे। अरे ये फॉर्मूला इसलिए आया है क्योंकि एम्पलीट्यूड बिहेव करता है वैसे। एम्पलीट्यूड के वजह से ऐसा इंटेंसिटी आया है, इंटेंसिटी की वजह से एम्पलीट्यूड आया है। ना 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 ना, तो क्यों ना हम एम्पलीट्यूड के साथ ही खेलें कि भाई तुम बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो उसके बाद हम स्क्वायर करके आगे का देख लेंगे। क्लियर? तो इसलिए हम ये कर रहे होंगे I मैक्स बाई I मिन, ये जो कर रहे होंगे हम A1 प्लस A2, A1 माइनस A2, ये कर रहे होंगे हम। ये ज्यादा हमारे काम का चीज होगा, क्योंकि जब एम्पलीट्यूड जुड़ता है तब एम्पलीट्यूड का खेल खेलेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी जब देगा तो वो इस तरह से ही देता है कि आपको एम्पलीट्यूड दिखाई दे। जल्दी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सब सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये मामला। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट क्या, मैंने आपको आइडिया ऑलरेडी दे दिया, ठीक है ना। और ये भी आपको कह दिए कि जो ज्यादातर सोर्सेस हमारे आसपास होते हैं सब के सब इनकोहेरेंट होते हैं। मतलब अगर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए प्रॉपर, तब कोहेरेंट हमको प्रॉपर इंतजाम करना होगा। ऐसे नहीं कि मुफ्त में कोहेरेंट कहीं पे मिल रहा है और हम इंटरफेरेंस पैटर्न ले लिए, ठीक है ना। जो लेजर लाइट आप मार्केट से वो पॉइंटर वगैरह खरीदते हैं, वो ऑलमोस्ट कोहेरेंट लाइट देता है। रेड कलर का जो अक्सर पॉइंटर या किसी और कलर का भी हो तो वो देता है। तो उससे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है इंटरफेरेंस पैटर्न का। तो वो सब करेंगे हम लोग बाद में, जब YDSE कर रहे होंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तब। एनीवेज, कोहेरेंट के लिए क्या होना जरूरी है, तो आप कहेंगे पहला कि उनको वेव्स ऑफ सिमिलर नहीं बोलेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, सेम फ्रीक्वेंसी को कोई सेम एम्पलीट्यूड कह देगा तो आप क्या पीट दीजिएगा? नहीं भाई, ठीक है, एम्पलीट्यूड कहेगा तो पीट दीजिएगा, बिल्कुल पीट दीजिएगा। ठीक है ना। सेम फ्रीक्वेंसी को सेम वेवलेंथ कहेगा तो नहीं पीटिएगा।
सेम वेवलेंथ कहेगा तो नहीं पिटिएगा। एक ही बात है दोनों, ठीक। ऐसे सोर्स को मोनोक्रोमैटिक भी कहते हैं, मोनोक्रोमैटिक भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये जो बहुत खतरनाक चीज है, ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब भी हम लोग जाने, जो टाइम के साथ वेरी ना करे, ठीक है ना। क्योंकि कई बार यहाँ पे क्या होता है ना कि चूंकि पाथ वेरी करा रहे होते हैं तो आप कहते हैं सर फेज डिफरेंस आ गया, वो तो अब तो वो कोहेरेंट रहा नहीं। अरे तेरी के, टाइम के साथ जो सोर्स से आ रहा है ना वो हमेशा उसी फेज में मिले हमें। अब हम उन दोनों को बोले यहां मिलो, फिर यहां मिलो, फिर यहां मिलो, तो पाथ हम डिफरेंट हम लाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट विथ पाथ नहीं, कांस्टेंट विथ टाइम, ठीक है ना। कांस्टेंट फेज डिफरेंस मतलब यहां पे हमें चाहिए डज नॉट वेरी विथ टाइम, ठीक है ना। मतलब मे वेरी विथ पाथ, मे वेरी विथ पाथ डिफरेंस। तब आप बोले आहा ये था मतलब यहां, ओ सही, मे वेरी विथ पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। ये दोनों तो पक्का ही है, तभी आप बोलेंगे वो कोहेरेंट है। और हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न जो ज्यादातर चाहेंगे वो चाहेंगे कि उनका एम्पलीट्यूड भी आसपास हो, ठीक है ना, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड्स। आप कहेंगे सर अगर हम इसको बोल देंगे कोहेरेंट की परिभाषा में तो तकलीफ हो जाएगी। नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी, लिख दीजिएगा। ये क्यों है, इसके पीछे थोड़ी सी कुछ बात होगी जरूर, इधर कहीं लिखा होगा, देखते हैं। कॉन्ट्रास्ट की बात होगी कहीं ना कहीं, आगे आता है, फिर हम बात करते हैं। अच्छा, हाँ, क्या जरूरत पड़ी कोहेरेंट का तो समझा चुके हैं पहले ही, जल्दी कीजिए। नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो देखिए, सोडियम लैंप नंबर 1, लैंप नंबर 2 कर ले हैं यहाँ पे, तो ये अब दोनों कोहेरेंट नहीं है, क्योंकि ये अलग सोर्स है, ये अलग सोर्स है, दोनों अलग अलग सोर्स है, ठीक। तो ये इनकोहेरेंट है, अरे मतलब नॉट कोहेरेंट है, इनकोहेरेंट है। तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो यहाँ पे 2 I नॉट मिल जाएगा और कुछ नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना, कुछ नहीं होने जा रहा है। इसके सामने में ये दोनों क्लोज होगा तो इसके सामने में नजदीक होगा तो इसके सामने में 2 I नॉट मिल जाएगा, बात खत्म, कोई बात नहीं करेगा वो आपस में। If 2 sodium lamps illuminate 2 pinholes S1 the intensities will add up. The intensities will add up and no interference fringes will be observed on the screen. ध्यान रखिए, इंटरफेरेंस हुआ ही नहीं, कोई फ्रिंज पैटर्न कुछ नहीं मिल रहेगा, सीधे इंटेंसिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज का मामला बन रहा होगा, अगर सुपरपोजिशन हो रहा है तब भी एवरेज का मामला बन रहा होगा। एनीवेज, तो वैसे केस में ये जो लिख रहा है कि इंटेंसिटी जुड़ जाएगा, ये बात आप मत अपने दिमाग में बैठाइएगा। आप कहिएगा इंटेंसिटी का एवरेज जो होगा वो आ जाएगा फरिया के वहां। मैंने आपको बोला है, याद रखिएगा, जब दो वेव सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है, इंटरफेयर करते हैं, तो इंटेंसिटी नहीं जुड़ता है। ये बात इसलिए ज्यादा जरूरी है याद रखना, ताकि आपको याद रहे कि एम्पलीट्यूड को जोड़ना है, ठीक है ना। अब एम्पलीट्यूड को जोड़ के जो खेल होगा वो आप फाइनल बोल दीजिएगा। और इनकोहेरेंट है तो कोई बात ही नहीं है भैया, सीधे दिनों का जितना जोड़ के आता है वो हो जाएगा, बात खत्म। क्यों? क्योंकि कोई इंटरफेरेंस का मामला ही नहीं है। अब मेथड्स टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस में जो मोस्ट कॉमन उपाय करते हैं वो है लेजर का, ठीक है ना। और कोई आइडियल मोनोक्रोमैटिक क्या कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जो एक साथ कई फोटोन्स रिलीज करते हैं और एक ही टाइम पे रिलीज करते हैं, तो वो भी मोनोक्रोमैटिक दे सकता है। तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स का ये मामला रहेगा। एक तो लेजर से आप लाओ, दूसरा ये है कि एक जो सोर्स है, अ सोर्स इज डिवाइडेड
इंटू टू सोर्स। अब उसको क्या करो कि आगे जाके ये कितना अच्छा दिमाग लगाया उन्होंने YDSC में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, कि भैया एक सोर्स जो था, अब चलो ये तो सिंगल मोनोक्रोमेटिक ले लिए हम, अब इनका फेज भी सेम रहे। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। एक कलर का लाइट लेना बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना बहुत आसान है। अरे सारे लफड़ा तो इसके बाद वाला में है, ये देखिए पॉइंट नंबर 2 में है, सारा लफड़ा यहां है। ठीक, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना आसान था तो ले लिया उन्होंने। और क्या किया उन्होंने कि इस लाइट को 2 स्लिट पर मौका दिए और सामने में गुजरने का मौका दिए और सामने में स्क्रीन लगा दिए। तो कमाल था, ये कमाल था क्या भाई, मोनोक्रोमेटिक तो हो ही गया। चूंकि ये सेम डिस्टेंस पे है तो जब ये यहां पहुंचा तो सेम फेज में पहुंचा। तो अब आगे हम यहां खड़े हैं तो हमारे लिए ये 2 सोर्स है, लेकिन ये दोनों सोर्स का अब फेज डिफरेंस सेम होगा, कांस्टेंट होगा। फेज डिफरेंस जो होगा वो सेम रहेगा, टाइम के साथ वैरी नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में आ रहा है एक ही जगह से। तो यहां पे जितना का फेज चेंज आएगा यहां पे भी उतना ही का फेज चेंज आएगा। मतलब ये दोनों जैसे पहले थे यहाँ पे थे फेज में, वैसे ही यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे, सब जगह वही कांस्टेंट फेज डिफरेंस आता रहेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे। ठीक ठाक है, ओके। तो ये सब बातें थी, तो नेसेसरी कंडीशंस की बातें हम लोग पहले ही कर लिए। इंटरफेरेंस होने के लिए लाइट को कोहेरेंट होना होगा, लाइट को कोहेरेंट होना होगा, एक तो ये बात है। और दूसरा कि नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड हो, उसी कोहेरेंट में ही बोल दिए हम लोग चलेगा, तब जाके होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो कॉन्ट्रास्ट नाम आएगा। ये रहा कॉन्ट्रास्ट। हाँ, ये जो पट्टी है जिस पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखना चाह रहे हैं, मैक्सिमा, फिर थोड़ा थोड़ा, फिर मिनिमा, फिर गैप हुआ, मतलब ये मिनिमा, और फिर थोड़ा थोड़ा, फिर बढ़ा बहुत ज़्यादा, कुछ इस प्रकार से हुआ। ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, तो अब देखिए क्या होगा कि अगर हम एम्पलीट्यूड 1 का 100 रख दे, ठीक है ना, और 1 का 101 रख दे, 101 रख दे एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि मैक्सिमा के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, आई स्क्वायर कीजिए। आप मिनिमा के लिए दोनों को घटा दीजिए, दोनों को माने डिफरेंस निकालिए और स्क्वायर कीजिए। तो जरा देखिए, तो जो आई मैक्स होगा, आई मैक्स होगा, ये आई मैक्स बाई आई मीन होगा, ये 101 प्लस ये 200, 201 का स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे में घटा दीजिए तो 101 में से 100 गया तो घटा दिए तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी का बहुत ज़्यादा फर्क होने जा रहा है। मैक्सिमा जो है वो 201 का स्क्वायर है, अरे लगभग 200 का स्क्वायर, काफ़ी ज़्यादा होगा। हाँ, मिनिमा इतना कम है, इतना कम है, ठीक है। आसपास में एम्पलीट्यूड लिए हैं तो मैक्सिमा और मिनिमा में साफ साफ डिफरेंस दिखेगा। मैक्सिमा खूब जम के दिखेगा, अब मिनिमा जम के नहीं दिखेगा, मतलब अंधेरा दिखेगा। ये पूरा अंधेरा है, ये ब्राइटनेस है, ऐसा दिखेगा आसपास रखे हैं तो, ठीक है ना। लेकिन वही अगर आप क्या कहते हैं बहुत दूर दूर ले मान लीजिए कि एगो 1 ले लीजिए, एगो 10 ले लीजिए। अब देखिए, ठीक है ना, एक बार 1 + 10 11 हो जाएगा, एक बार 10 - 1 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आई मैक्स आई मीन कीजिए, तो 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ऊपर में 121, नीचे में 9 × 9 = 81। अब देखिए ये भी तो ठीक ठाक है, ये भी तो ठीक ठाक है। तो इसमें यहाँ ब्राइटनेस मिला, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा ही कम ब्राइटनेस यहाँ मिला, थोड़ा ही कम ब्राइटनेस यहाँ मिला, ठीक है ना। तो मतलब हमें
मैक्सिमा तो मिलेगा, अब मिनिमा जो मिलेगा वो ठीक ठाक होगा। तो हमें देखने में ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, थोड़ा सा फर्क दिखेगा, एक ही बराबर पट्टी लगभग दिख रहा होगा। और वही यहाँ पे और आप कर देते कि एगो 1 ले लीजिए, एगो को 100 ले लीजिए, ठीक है ना, इतना बड़ा। तो दोनों को जोड़ते तो 101 आता, और घटाते, ठीक है ना, घटाते तो 100 माइनस 1 99 आता। अब देखिए लगभग बराबर है दोनों, 101 और 99। अब उसका स्क्वायर भी करेंगे तो लगभग बराबर आएगा, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी लगभग बराबर आएगा। अरे जब बराबरी आएगा तो हमको क्या दिखेगा कि बहुत ब्राइट है, डार्क है, कुछ नहीं, सब एक बराबर दिख रहा होगा। ये जो चीज है कि 2 पॉइंट्स और 2 जगह पे जो रिलेटिव इंटेंसिटी है उसके वजह से आपको 2 चीज़ें अलग अलग दिख रही होती है, उनको साफ साफ देखना आसान हो जाता है। इस घटना को कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, और टीवी में कॉन्ट्रास्ट का बटन होता है, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट में यही चल रहा होता है कि कितना सब लेवल आ गया है, मतलब एक में मिला हुआ दिख रहा है, और कितना फ्रेश दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, वो कॉन्ट्रास्ट है। तो कॉन्ट्रास्ट जब समझ गए तो आप बताइए कॉन्ट्रास्ट कब ज्यादा होगा? जब एम्पलीट्यूड में डिफरेंस कम होगा। ठीक, यहां तक कि अगर दोनों 100 ले लीजिए तो 100 प्लस 100 200 का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है ना, और 100 माइनस 100 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके भी क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो अगर सेम एम्पलीट्यूड होगा तो कॉन्ट्रास्ट सबसे अच्छा होगा। एम्पलीट्यूड पास पास होगा तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा, और एम्पलीट्यूड में बहुत डिफरेंस होगा तो कॉन्ट्रास्ट खराब होगा। तो हम जो इंटरफेरेंस पैटर्न ले रहे हैं पर्दे पे, हम चाहते हैं कि वो साफ सुथरा दिखे, एकदम मैक्सिमम मिनिमम और ब्राइट डार्क सब दिखे, ये हम चाहते हैं। ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न चाहते हैं तो हमें सिमिलर एम्पलीट्यूड्स लेना होगा, आसपास लेना होगा, सेम हो तो और अच्छा है, ताकि जो डार्क होगा वो पूरा ही डार्क मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बातें थी कॉन्ट्रास्ट की। ठीक, तो आज इजाज़त दीजिए, रुकेंगे हम, और अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कशंस करेंगे, और उसके बाद शुरू करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थैंक यू, गुड नाइट।